केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे निबंध। तो पहले पाठ परिचय देखते हैं। जो लिखना था वही लिखा गया, अब खुलासा किस बात का है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु 1907, जन्म 1865, मृत्यु 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी हैं। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की भी कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायस रहे, शासन में भारतीयों के स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो ये पाठ परिचय था और बाल मुकुंद जी का संक्षिप्त परिचय था। अब शुरू होता है निबंध विदाई संभाषण, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं। बिछड़न समय बड़ा
करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख हुआ। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जान पड़ता है बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थीं, उनमें से एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चलते जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय वह यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने जाएंगे। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने को सामने हाथ बांधे हाजिर रहते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई।
स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आराह रखा गया। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सके और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका खाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिर कर पड़ रहा रहना उससे भी अधिक दुखित कर रहा है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किसी काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की इस प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की न कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो बतलाइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने की से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाके तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपदा होना चाहिए। अपनी विपदा के दिन मैंने तुझे में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे?
क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत, मैंने तुझसे अब सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में संभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहाँ। तो ये निबंध का अंश जो है खत्म होता है, जो हमारी पाठ में सम्मिलित है और हमारे सिलेबस में। अब ये कुछ कठिन शब्द है जो इसी पाठ में दिया गया है, उसके अर्थ भी देख लेते हैं। चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला, टिकाऊ। करुणोत्पादक अर्थात करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित मतलब पीड़ित, जिसे कष्ट हो। विषाद, दुख, उदासी। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना। दुखांत का अर्थ होता है जिसका अंत दुखद हो। सूत्रधार का अर्थ होता है जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। सुखांत का अर्थ होता है जिसका अंत सुखद हो। लीलामय का अर्थ होता है नाटकीय। सारांश का अर्थ है निष्कर्ष, निचोड़। पटखनी का अर्थ होता है चित्त कर देना। तिलांजलि का अर्थ होता है त्याग देना। पायमाल, पामाल, दुर्दशाग्रस्त, नष्ट। आराह का अर्थ होता आरा। अदना का अर्थ होता छोटा सा या हे। विच्छेद का अर्थ है टूटना और ताप का अर्थ होता है सामर्थ्य। तो चलिए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जीवन परिचय। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 को ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। 14 नवंबर 1885 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक में बाल मुकुंद जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पूरनमल गोयल था। पूरनमल गोयल या खत्री भी कह सकते हैं, कहीं कहीं खत्री भी मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त ने निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें है अखबार-ए-चुनार 1886 में, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र और भारत प्रताप है, ये पूरा नहीं आया है, भारत प्रताप। रिफाहे आम अखबार, मथुरा समाचार, ये उर्दू मासिक हैं, मासिक पत्र का ये रिफाहे आम अखबार और मथुरा समाचार उर्दू मासिक हैं। इसमें पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहे थे इन दोनों में। और 1888-89 में लाहौर के उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादन किया। बाल मुकुंद जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है। बाल मुकुंद गुप्त का निधन 18 सितंबर 1907 को हुआ। अब देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, जीवन परिचय। ये 2 बार हो गया है ये पेज। अच्छा, उस पहले पेज में पूरा नहीं आता, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। पिता का नाम पूरनमल गोयल। बाल मुकुंद गुप्त ने निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया: अखबार-ए-चुनार 1886, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, भारत प्रताप, रिफाहे आम अखबार और मथुरा समाचार, दोनों उर्दू मासिक थे और जिसमें पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहे। 1888-89 में लाहौर के उर्दू अखबार कोहिनूर का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कवि हैं और बाल मुकुंद गुप्त जी का निधन 18 सितंबर 1907 को हुआ। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध संग्रह हैं: शिव शंभू के चिट्ठे, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ले साहब का नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, सर सैयद अहमद खां का खत, हंसी खुशी। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1860 रोहतक में, 1862 ग्राम गुड़ियानी में, 1865 ग्राम गुड़ियानी रोहतक में या 1861 हरियाणा में।
तो इनका जन्म हुआ, ऑप्शन स सही है, 1865 ग्राम गुड़ियानी रोहतक में। बाल मुकुंद गुप्त जी ने किसका संपादन किया है? हिंदुस्तान का, भारत मित्र का, हिंदी बंगवासी का या उपर्युक्त सभी का? तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने उपर्युक्त सभी का संपादन किया है, सभी पत्रिकाओं का। कौन सा निबंध बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित नहीं है? चिट्ठे और खत, बात, खेल तमाशा, विदाई संभाषण। तो देखिए, बात इनका बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध नहीं है, जबकि चिट्ठे और खत, खेल तमाशा और विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक व्यंग निबंध में किसके ऊपर व्यंग किया गया है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या महारानी विक्टोरिया? तो शिव शंभू के चिट्ठे नामक व्यंग निबंध में लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग किया गया है, ऑप्शन ब सही है। विदाई संभाषण में माय लॉर्ड कहकर किसे संबोधित किया गया है? लॉर्ड कर्जन को, विक्टोरिया को? उपर्युक्त अ सही, उपर्युक्त अ ब दोनों सही। तो इसमें ऑप्शन स सही होगा, उपर्युक्त अ सही, लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहा गया है। दूसरी बार भारत में माय लॉर्ड कहाँ उतरे? बम्बई में, कोलकाता में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो दूसरी बार माय लॉर्ड बम्बई में उतरे, ऑप्शन अ सही है। विदाई संभाषण में इनमें से किनका जिक्र हुआ है? अलिफ लैला का, अलादीन के चिराग का, दिल्ली दरबार का? द उपर्युक्त सभी का। तो विकल्प द सही है, उपर्युक्त सभी का जिक्र हुआ है। नादिर शाह कौन था? ईरान का शाह था, दिल्ली का सुल्तान था, आगरा का बादशाह था या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो नादिर शाह ईरान का शाह था, ऑप्शन अ सही है, विकल्प अ सही है। नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेपोलियन बोनापार्ट, लॉर्ड कर्जन, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली? तो नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से नादिर शाह प्रसिद्ध है, ऑप्शन विकल्प स सही है। नर सुल्तान ने किस स्थान पर कई साल काटे थे? मेहरौली में, नरवरगढ़ में, विजयगढ़ में या डोमिनगढ़ में? तो नर सुल्तान ने नरवरगढ़ में कई साल काटे थे। जुलूस में किसका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था? महाराज एडवर्ड का, लॉर्ड कर्जन का, माय लॉर्ड का? उपर्युक्त ब और स दोनों सही। तो इसका उत्तर होगा द, उपर्युक्त ब और स दोनों सही। लॉर्ड कर्जन को ही माय लॉर्ड इसमें कहा गया है बार बार। प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपदा के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। उपर्युक्त उद्धरण किस पाठ से आया है? भारत माता से, विदाई संभाषण से, आत्मा का ताप से या गलता लोहा से? तो ये उद्धरण विदाई संभाषण से आया हुआ है। खत्म होती है ये पाठ, ये क्लास वीडियो खत्म होती है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसमें कुछ और भी है जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, इस पाठ में आया है कैसर। कैसर के बारे में बताया गया। रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों से 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना था। जार शब्द आया है, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। और नादिर शाह 1688 से 1747 और 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे थे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो खत्म होती है ये वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगी। और इसी में से आप लोगों को पाठ से प्रश्न मिलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके पीजीटी हिंदी विषय से आप किसी की भी तैयारी करते हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ किसी की भी,
तो आप सब मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी परीक्षा उपयोगी साबित लग रही है आप लोगों को, और कुछ कमी हो तो भी बताइए आप लोग। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो मन में जरूर पूछें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।